आइए देखें अब हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री, जिसका अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ा रहे हैं? पी ब्लॉक के तत्व। और करीब करीब मेरा 12 वीडियो पी ब्लॉक तत्व का बन चुका है। आप सोचिए 12 वीडियो जो 1.5 घंटा 1 घंटा का वीडियो ही आपको बना दिए हैं। अभी चलेगा, अभी और डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। आप ईमानदारी से पढ़िए, बहुत लाजवाब तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं और इतना शानदार तरीका से पढ़ाएंगे कि आप किसी भी कंपटीशन, चाहे आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो या आप मेडिकल का नीट का वगैरह का एग्जाम दीजिएगा, तो सारे चीज़ों में ये आपको आएंगे क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस आएंगे, है कि नहीं। और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब पढ़ाई को शुरू करते हैं। पी ब्लॉक के तत्व हैं। आज 13वां पार्ट जा रहा है। कैवां पार्ट जा रहा है? 13वां पार्ट। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। तैयारी जम के कीजिए, है कि नहीं है। और देखिए, कल हम पढ़ा रहे थे ओजोन पढ़ा रहे थे और ऑक्सीकारक गुण पढ़ा दिए थे, है ना, कि लेड सल्फाइड किस में बदल जाता है? लेड सल्फेट में बदल जाता है कि नहीं। तो ऑक्सीकारक गुण हो जाएगा, चूंकि मैंने ऑक्सीजन का जुटना या उसके अनुपात में वृद्धि का होना, है ना, या विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुटना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ये सब सारी बातों को हमने कल पढ़ा दिया था। इसी में एक उदाहरण और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे ऑक्सीकारक गुण में और देख सकते हैं क्या चीज। हम ले लेते हैं आयोडाइड आयन। क्या ले लेते हैं? आयोडाइड आयन। तो आयोडाइड आयन ले लिए, ऐसे आयोडाइड आयन ले लिए कि नहीं ले लिए? अब जो है इसका जो है विलियन, यानी कि H2O, है ना, और इस विलियन में हम ओजोन प्रवाहित कर देते हैं। क्या प्रवाहित कर देते हैं? ओजोन प्रवाहित कर देते हैं। और जैसे ही ओजोन को हम प्रवाहित कर देंगे तो आप देखिएगा आयोडीन जो है बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ आयोडीन आयन था, अब हमको क्या मिल जाएगा? आयोडीन मिल जाएगा। और OH जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये अलग बना लेगा, समझे कि नहीं। हाइड्रोक्साइड आयन बना लिया और यहाँ पर हमको क्या मिल गया? आयोडीन। और ओजोन जब टूटता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन और प्लस O यानी कि नवजात ऑक्सीजन का जन्म देता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ ऑक्सीजन का जन्म हो गया। यानी कि जैसे ही आयोडीन बना यहाँ पर, तो आप देखिएगा कि इस पर ये आयन है। तो आयन का मतलब हो गया कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितना है? -1 है। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितना है यहाँ पे? -1। यहाँ पर किसी भी कोई भी अगर धातु या अधातु या कोई भी चीज अगर स्वतंत्र अवस्था में हो, अकेले हो, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाता है? 0। कितना हो जाता है? 0। तो यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? 0। तो आप देखिए, ये -1 था और यहाँ पर 0 हो गया। तो क्या इसमें बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? तो बढ़ोतरी होने का मतलब है, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि या तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का होना या ऑक्सीजन का जुटना, या क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें हम लोगों ने किया क्या, इसके बात को समझिए। OH आयन कैसे बन गया? यहाँ पे 2 ठो, तो इस बात को समझिए। आप जब जल को तोड़िएगा, किसको तोड़िएगा? जल को। तो जल का जब आप अपघटन करवाइएगा तो जल का अपघटन किस चीज में होता है? तो एक तो हाइड्रोजन आयन बनाता है, एक हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है कि नहीं बनाता है। आप ओजोन को तोड़िएगा, तो ओजोन को जब तोड़िएगा तो एक तो ऑक्सीजन बना देगा और एक नवजात ऑक्सीजन बना देगा। कैसा बना देगा? नवजात ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी ये है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक तो OH यहाँ पे मेरा है, I वाला O I वाला H, ये दोनों आपस में मिल गया। तो ये भी तो OH बनाया कि नहीं? तो एगो OH और एगो OH, कैगो OH बना दिया? 2 OH बना दिया। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निकल गया। और यहाँ जो आयोडीन माने था आयन, वह किस में बदल गया? आयोडीन में बदल गया, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को हमने लिखा था। तो इसको, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये किसके लिए लागू किए थे? इस रिएक्शन के लिए। आ गया समझ में? अब तो समझ में आ गया होगा सारी बात। अब हम लोग देख लेंगे, अभी गुणे पढ़ रहे हैं किसका? ओजोन का। अभी हम ओजोन का क्या पढ़ रहे हैं? गुण। तो अब हम 5वां गुण में देखेंगे, जैसे ओजोन परत क्षरण, यानी कि ओजोन का परत कैसे टूटता है ना, किस किस से ओजोन परत का नुकसान होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए देख लेते हैं ओजोन परत का क्षरण में। तो ध्यान से समझिए, ये 5वां गुण है। 5वां गुण क्या कहेंगे? ओजोन। ओजोन बोले तो O3, है ना, परत क्षरण। क्या लिखेंगे? परत क्षरण।
तो कैसे कैसे इसका नुकसान हो सकता है इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ले लेना है। क्या ले लेना है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं NO। इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अच्छा, एक चीज बताइए, ये मिलेगा कहाँ? बताइए जरा सा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहां से मिलेगा? तो आपको हम बता देते हैं, वहां से आप ले लीजिएगा, यहां वहां से निकल जाएगा। सुपरसोनिक जेट का नाम सुने होंगे। सुपरसोनिक जेट का मतलब होता है जो सबसे तेज गति से उड़ करके मार करने वाला जो है ना, हमारे यहाँ जेट है जो जिसका इस्तेमाल एयरफोर्स के लोग करते हैं युद्ध स्तर पर, तो वो काफी स्पीड से घूमता है, समझे कि नहीं? पूरा रौंदता है पूरे आसमान को। तो उससे जो निकलने वाला जो धुआं होता है वह नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, क्योंकि उसमें जो ईंधन डाला जाता है, जेट में जो ईंधन डाला जाता है, तो उस ईंधन से ही आपको क्या बनता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलता है। समझ में आई बात? ये ज्यादातर आपको कहां मिलेगा? तो आपको हमने क्या बताया? सुपरसोनिक जेट से। कहां से मिलेगा? सुपरसोनिक जेट से आपको उसके ईंधन से इसकी प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आप इसमें ओजोन संपर्क में आएगा, ओजोन की परत जाएगी, ओजोन लेयर जाएगा, इस पर ओजोन लेयर से टकराएगा, समझे कि नहीं? ओजोन लेयर से जैसे ही टकराएगा या ओजोन लेयर पर काम करेगा तो यह टूटने लगेगा और क्या बना देगा? अब ओजोन बनेगा ही नहीं, क्योंकि NO एक और इससे ऑक्सीजन को तोड़ करके ले लेगा और बना देगा NO2, और यहां पर बच जाएगा ऑक्सीजन। तो क्या यहां पर ओजोन टूटा कि नहीं टूटा? इसका परत का क्षय हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं? परत का ऐसा क्या हो गया? क्षय हो गया। समझ में आ गई बात है? तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसकी अगर संरचना की हम लोग बात कर लें, संरचना बोले तो किसकी संरचना? तो संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं ओजोन की संरचना। किसकी संरचना पढ़ रहे हैं? ओजोन की। तो आपको हम पढ़ाए हैं ओजोन O3 है, तो O एक के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक क्या बना देगा? सिंगल बॉन्ड। समझे कि नहीं? क्या बना देगा? सिंगल बॉन्ड। अनुनादी संरचना का निर्माण करता है। अनुनादी संरचना का मतलब होगा कि कभी इस रूप में रहेगा और कभी ई वाला बॉन्डवा ई साइड में चला जाएगा, है कि नहीं? कभी ई वाला बॉन्डवा ई साइड में चला जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? तो कभी ऐसा तो कभी ऐसा, इसी को बोलते हैं अनुनादी संरचना। क्या बोलते हैं? अनुनादी संरचना। तो अब इस बात को समझिएगा, हम आपको पढ़ाए होंगे कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ रहेगा तो इसका कै गो इलेक्ट्रॉन साथ में रखेगा? 4 गो। और जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो कितना रखेगा? 6 गो, है कि नहीं? कितना रखेगा? 6 ठो। ये तो बात समझ में आ गई। तो उसी प्रकार से इधर भी सजा लीजिए, तो इस सिंगल बॉन्ड के साथ है तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6। कितना रहेगा? 6। आई कितना रखेगा? 4। कितना रखेगा? 4। आ गया समझ में? और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में जो आप देखते होंगे कि इसकी लंबाई बॉन्ड की कितनी होगी, तो इसकी बॉन्ड की लंबाई हो जाएगी 128 पिकोमीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 128 पिकोमीटर। और इसके बीच में जो कोण बनता है वह 117 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 117 डिग्री का कोण बना देगा। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए हमको। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब ओजोन का उपयोग कहां कहां हो सकता है इसके बारे में हम लोग, है ना, हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसके उपयोग की चर्चा कर लेते हैं। किसका चर्चा कर लेते हैं? ओजोन के उपयोग की चर्चा करते हैं। तो इसका पहला उपयोग कहां है? तो इसका पहला उपयोग है कीटाणुनाशन के रूप में। किसके रूप में? कीटाणुनाशी के रूप में। कहां पे कीटाणुनाशी का रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो आपके यहाँ जो जल है उस जल को रोगाणुओं से रहित करने के लिए, रोगाणुओं से बचाने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है ना, कीटाणुनाशी के रूप में। तो हम लोग लिखेंगे कि कीटाणुनाशी के रूप में, देखिए ध्यान से, कीटाणुनाशी के रूप में, कीटाणुनाशी के रूप में, है कि नहीं? कीटाणुनाशी के रूप में जल को रोगाणु रहित करने में, जल को रोगाणु रहित करने में, रोगाणु रहित करने में, रोगाणु रहित करने में, समझ में आ गई बात है? रोगाणु रहित करने में इसका इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। अच्छा, इसका दूसरा उपयोग कहां हो सकता है? इसका दूसरा उपयोग कहां करते हैं? तो आप तेल ले लीजिए, या हाथी का दांत ले लीजिए, या आटा ले लीजिए, या स्टार्च ले लीजिए। अगर उसका कोई गहरा रंग है, कैसा रंग है? गहरा रंग है, तो उस गहरे रंग को उड़ाने में, तो गहरा रंग को उड़ाने का मतलब क्या है कि अगर किसी तरह का कोई कलर है इसमें, तो उस गहरा कलर है तो
तो उसको अगर उड़ा देगा तो उसमें भी ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उड़ाने, रंग के उड़ाने को क्रिया को विरंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजन कह सकते हैं। समझ में आ रही बात है? यानी कि क्या क्या चीज को कर सकता है, किसी के भी कलर को, यानी कि तेल हो गया, हाथी दांत हो गया, आप ले लीजिए आटा ले लीजिए, है कि नहीं, आपको इच्छा है तो आप स्टार्च ले लीजिए, है ना। और इन लोगों का अगर रंग काफी गहरा हो, इन लोगों का रंग कैसा हो, काफी गहरा हो, तो इसका विरंजन करने में, उसका क्या करने में, विरंजन करने में। विरंजन करने का मतलब क्या हो गया? विरंजन करने का मतलब हो गया कि उसके रंग को उड़ाने में। जैसे होता क्या है, जैसे देखिए, जैसे ओजोन है ना, तो ओजोन टूटेगा तो ऑक्सीजन और प्लस ऑक्सीजन, और ये कैसा ऑक्सीजन होगा, तो नवजात ऑक्सीजन होगा। कैसा ऑक्सीजन होगा? नवजात ऑक्सीजन होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि हम अगर बोले तो अगर कोई भी हम रंगीन पदार्थ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? रंगीन पदार्थ, और उसमें इन नवजात ऑक्सीजन के साथ इसको हम लोग अभिक्रिया करवा दें, तो अगर ये रंगीन पदार्थ है और नवजात ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आएगा तो जो पदार्थ बनेगा वो रंगहीन पदार्थ हो जाएगा। कैसा पदार्थ हो गया? रंगहीन पदार्थ। कैसा पदार्थ बन जाएगा? रंगहीन पदार्थ। यानी कि पहले रंगीन पदार्थ था, अब इसको उड़ा दिए तो क्या बन जाएगा? रंगहीन पदार्थ। क्या बन जाएगा? रंगहीन पदार्थ। बाहर कीजिए, रंगहीन पदार्थ बन जाएगा। समझे कि नहीं? अब तीसरी बात को समझिए, अब किस बात को समझिएगा? तीसरी बात को। अब देख लीजिए, KMnO4 यानी कि कहे तो पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या कहेंगे? पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी कि KMnO4। तो KMnO4 के उत्पादन में, किसमें? उत्पादन में, KMnO4 के उत्पादन में, इसके उत्पादन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और उत्पादन में कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो ऑक्सीकारक के रूप में। किसमें? ऑक्सीकारक के रूप में। तो यहां भी इसका ये हम लोग उपयोग करते हैं ऑक्सीकारक के रूप में। तो ऑक्सीकारक के रूप में, तो यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो हमको बताइए। तो आप लोगों ने ओजोन भी पढ़ लिया है ना, ऑक्साइड भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सल्फर का अपर रूप के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? सल्फर के अपर रूप। तो अब ध्यान से समझिएगा, क्या देखेंगे? सल्फर के अपर रूप, है ना, सल्फर के अपर रूप। आप समझ ही रहे होंगे सल्फर का अपर रूप क्या है। तो सबसे पहले सल्फर के अपर रूप में हम लोग पढ़ेंगे अल्फा सल्फर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अल्फा सल्फर के बारे में। अल्फा सल्फर बोलिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं विषम लंबाक्ष सल्फर। क्या बोलते हैं? विषम लंबाक्ष सल्फर। तो हम लिख देते हैं विषम लंबाक्ष सल्फर, है ना। विषम लंबाक्ष भी आप बोलिए, या रोम्बिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रोम्बिक। याद रखिएगा, क्या बोल सकते हैं? रोम्बिक। रोम्बिक भी आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं अष्टफलकीय। क्या बोल सकते हैं? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय भी बोल सकते हैं। और इसी चीज को बोला जाता है क्या चीज? इसी चीज को बोला जाता है क्या चीज? अल्फा, है ना। तो अल्फा सल्फर, तो इसका इतना नाम से भी आप इसको पुकार सकते हैं, विषम लंबाक्ष, रोम्बिक, अष्टफलकीय या सल्फर, अल्फा सल्फर। कोई दिक्कत? तो अब ध्यान से समझिए, अब इसका जो गलनांक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसके गलनांक की बात कर लेंगे अल्फा सल्फर की। तो अल्फा सल्फर का जो गलनांक है, क्या है? गलनांक। तो गलनांक कितना होता है? ध्यान बताइए। तो इसका जो गलनांक होता है 385.5 केल्विन। कितना होता है? 385.5 केल्विन। याद रहेगा? इसका गलनांक कितना है? 385.5 केल्विन। इसका हम विशिष्ट घनत्व देख लेते हैं। इसका क्या देख लेते हैं? विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसका जो विशिष्ट घनत्व होता है वह 2.06 होता है। क्या होता है? 2.06। समझ में आ गई बात? और तीसरा जो है स्थिति, है ना, इसे हम लोग CH2 यानी कि कार्बन सल्फाइड में, किसके साथ? कार्बन सल्फाइड में, है ना, सल्फर के विलयन को वाष्पित करके बनाते हैं। कैसे इसका निर्माण करते हैं वो हम बता रहे हैं कि आपको कैसे मिलेगा ये अल्फा सल्फर, आपको मिलेगा कैसे। तो आप क्या कीजिएगा कि इसे, है ना, कार्बन सल्फाइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? CH2। क्या कहते हैं? CH2। तो CH2 में
है ना, CH2 में है ना एस के विलियन को, सल्फर के विलियन को, समझ में आ रही है बात? सल्फर के विलियन को आप क्या करेंगे, तो सल्फर के विलियन को आपको क्या करना है, वाष्पित कर दीजिएगा, और वाष्पित कर दीजिएगा तो आपको अल्फा सल्फर बनेगा। क्या बनेगा? अल्फा सल्फर। तो विलियन को वाष्पित करके बनता है ना, वाष्पित करके बनता है, वाष्पित करके बनता है। क्लियर हो गया? वाष्पित करके बनाते हैं या वाष्पित करके बनता है जगह पर करके बनाते हैं कर दीजिए, क्योंकि हम इसका निर्माण पढ़ रहे हैं, करके बनाते हैं कर दीजिए। आपसे कोई पूछेगा कि अल्फा सल्फर कैसे बनता है, तो आप सीधा बोल दीजिएगा है ना कि कार्बन सल्फाइड के सल्फर में हम लोग क्या कर देते हैं, उसके विलियन को वाष्पित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वाष्पित कर देते हैं, तो हमको अल्फा सल्फर का निर्माण हो जाता है। और ये जो CH2 होता है ना, है ना, ये CH2 जो है, आप कार्बन सल्फाइड जो पढ़ रहे हैं, यह घुलनशील होता है। क्या होता है? घुलनशील होता है ना। CH2 में जो है से माने घुलनशील होता है, ये बात बता रहे हैं, समझे कि नहीं? CH2 में क्या होता है? घुलनशील होता है। समझ में आ गई बात? क्या होता है? ये घुलनशील होता है। अब देखिए होता कैसे है, देखिए समझिए, बात को समझिएगा। जैसे आपको क्या कर लेना है, अल्फा सल्फर ले लेना है। क्या ले लेना है? अल्फा सल्फर। तो आप अब देखिए एक चीज आज बताते हैं, अल्फा सल्फर है ना, तो अल्फा सल्फर को एक काम कीजिए, आप उसको 369 केल्विन ताप पर गर्म कीजिए। कितना ताप पर? 369 केल्विन। देखिए 369 केल्विन ताप पर ही गर्म कीजिएगा, इससे ज्यादा गर्म आपको नहीं करना है। इससे होगा क्या कि 369 केल्विन से ऊपर अगर रखिएगा ना, तो बीटा जो सल्फर होगा, जो हम बीटा सल्फर बना देंगे इससे, वह अस्थायी हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसलिए हमको 369 केल्विन लेना था। अल्फा सल्फर को उठाइए और कितना ले लीजिए, 369 केल्विन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर? 369 केल्विन ले लीजिएगा। तो इतना पर इसको अगर गर्म कीजिएगा तो यह बीटा सल्फर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? बीटा सल्फर में बदल जाएगा। क्लियर हो गया? किसमें बदल जाएगा? बीटा सल्फर में बदल जाएगा। और बीटा सल्फर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एकनताक्ष गंधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकनताक्ष गंधक। एकनताक्ष सल्फर बोलिए या गंधक बोलिए, एक ही बात है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एकनताक्ष या मोनोक्लिनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मोनोक्लिनिक बोलते हैं। या उसी को हम लोग बीटा सल्फर भी बोलते हैं, या उसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्मेटिक सल्फर। क्या बोलते हैं? प्रिज्मेटिक सल्फर। तो आप जो भी नाम बोलना चाहते हैं तो बोलिए। तो हम लोग देखिए सल्फर बोलिए या गंधक बोलिए, दोनों सेम टू सेम है। बात समझ आ रही है ना? तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या चीज, हम लोग विषम लंबाक्ष पढ़ लिए, लंबाक्ष पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एकनताक्ष, है ना। क्या पढ़ लेते हैं? एकनताक्ष। समझ में आ गई बात? एकनताक्ष आप बोल सकते हैं या मोनोक्लिनिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोनोक्लिनिक, है कि नहीं? मोनोक्लिनिक बोल सकते हैं। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बीटा। क्या बोल सकते हैं? बीटा। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रिज्मेटिक। क्या बोल सकते हैं? प्रिज्मेटिक, है ना, प्रिज्मेटिक। इनको क्या बोलेंगे? सल्फर। ये इतना से सारा चीज को हम लोग जान जाइए। समझ में आ रही है बात? तो आगे हम लोग देखेंगे, इसका गलनांक पढ़ेंगे, इसका विशिष्ट घनत्व पढ़ेंगे, इन सारे चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे। ये भी CH2 में क्या है? घुलनशील है। ये भी CH2 में क्या है? घुलनशील है, याद रखिएगा। तो अब इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझिए। अब इसका हम लोग गलनांक देख लीजिए। क्या देख लीजिएगा? गलनांक। अब हम लोग इसका क्या देख लीजिएगा? गलनांक। तो इसका गलनांक कितना है? तो 393 केल्विन है। कितना है? 393 केल्विन। याद रहेगा? इसका गलनांक कितना है? 393 केल्विन। इसका विशिष्ट घनत्व के बारे में समझिए। तो इसका जो विशिष्ट घनत्व है ना, इसका विशिष्ट घनत्व था 2.06 और इसका विशिष्ट घनत्व है 1.98। कितना है? 1.98, है ना। और दूसरी चीज क्या याद रखिएगा? CH2 में भी घुलनशील है। CH2 में क्या है? घुलनशील है कि नहीं? ये भी घुल जाएगा। CH2 में कार्बन सल्फाइड में घुल जाएगा, घुलनशील है। क्लियर हो गया? इसके बाद देख लीजिए विषम लंबाक्ष जो सल्फर है, आपने क्या क्या काम किया कि आपको बीटा सल्फर बन गया, है ना। क्या क्या काम किया कि बीटा सल्फर बन गया था? आपने लिया विषम लंबाक्ष सल्फर या अल्फा सल्फर, जो इच्छा है आप बोल दीजिए। तो आपने लिया विषम लंबाक्ष सल्फर, ले लिए कि नहीं ले लिए? विषम लंबाक्ष सल्फर ले लिए।
एक तस्तरी ले लीजिए, तस्तरी समझते हैं ना, है ना, प्लेट टाइप का, तो वो तस्तरी ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा? तस्तरी। इस तस्तरिया को क्या कर दीजिए कि गरम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गरम, है ना। तो गरम कर दीजिएगा तो विषम लंबाक्ष गंधक क्या हो जाएगा? पिघलने लगेगा। क्या करने लगेगा? पिघलने लगेगा। तो ये हो जाएगा, पिघला दीजिए इसको, पिघलने लगेगा। क्या करने लगेगा? पिघलने लगेगा। और जब पिघल जाए तो फिर इसको ठंडा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ठंडा कर दीजिए। तो जैसे ही ठंडा कीजिएगा, है कि नहीं, तब पपड़ी बन जाएगा सल्फर का, विषम लंबाक्ष का क्या बन जाएगा? पपड़ी। यानी कि पपड़ी कब तक ठंडा कीजिए? जब तक कि पपड़ी नहीं बन जाए। पपड़ी समझते हैं ना, है ना, ठंडा होकर के सब जम जाएगा, समझे कि नहीं, तो ऊपर पपड़ी टाइप का बन जाएगा। तो पपड़ी बनने तक ठंडा करना है। कहां तक ठंडा करना है? पपड़ी बनने तक ठंडा कर दीजिए। अब क्या कीजिए? वो पपड़िया में 2 छेद कर दीजिए। पपड़ी में क्या कर दीजिए? 2 छेद। पपड़ी में क्या कर दीजिए? 2 छिद्र कर दीजिए। कर दिए? अब छिद्र का है कर दिए, है ना, ताकि इसमें से जो द्रव है वो बह सके। द्रव क्या हो सके? बह सके, है ना। तो ये जो छिद्र आप कर लीजिएगा तो इससे क्या होगा? तो जिससे बचा द्रव बाहर निकल सके। अब इसमें कुछ द्रव ही बचा होगा, ऊपर वाला पपड़ी बन गया होगा, नीचे द्रव बच रहा होगा, तो उस छेदवा से क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। तो हम पपड़ी में 2 छिद्र इसलिए किए जिससे बचा द्रव बाहर निकल सके, जिससे बचा द्रव बाहर निकल सके। बचा द्रव क्या हो सके? बाहर निकल सके। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब पपड़ी को हटाने पर, जैसे ही आप पपड़ी को हटाइएगा तो सुई के जैसा, कैसे? सुई के जैसा एक ठो क्रिस्टल नजर आएगा, वही बीटा सल्फर है। आगे समझ में? तो जिससे बचा द्रव बाहर निकल सके। पपड़ी हटाने पर, पपड़ी हटाने पर कैसा? सुई जैसा। सुई जैसा क्या चीज? क्रिस्टल। सुई जैसा क्या चीज? क्रिस्टल, है ना। क्या कहलाता है? बीटा सल्फर है वो, है ना। क्या है वो? बीटा सल्फर है। आ गया समझ में? वो क्या है? बीटा सल्फर। इतनी बात को अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इतना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि आप देखिए, अल्फा सल्फर आपने लिया था, इसको क्या किया था? 369 केल्विन ताप पर गर्म किए थे कि नहीं किए थे? तो जैसे ही इसको गर्म कीजिएगा तो किस में बदल जाएगा? बीटा सल्फर में बदल जाएगा। कोई दिक्कत है? किस में बदल जाएगा? बीटा सल्फर में बदल जाएगा। अब समझ में आ गया बात है? अब देखिए ध्यान से, अब इस चीज को समझिए। बीटा सल्फर में बदल गया तो अल्फा सल्फर हो या बीटा सल्फर हो, माने विषमताक्ष गंधक हो या एकलताक्ष गंधक हो, दोनों की बात बताते हैं। ये क्रिस्टलीय अपर रूप है। कैसा रूप है? क्रिस्टलीय। समझ में आ गया? दोनों के दोनों क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। और किस रूप में रहेंगे? तो S8 कितना अणु होगा उसके पास? 8 अणु। सल्फर का कितना अणु होगा? 8 अणु। तो S8 के अणु के रूप में होते हैं। याद रखिएगा इस बात को। कोई दिक्कत? तो हम इसको नोट में लिखवा दें। क्या नोट में लिख दे? बोलो। लिख देते हैं कि अल्फा तथा बीटा सल्फर, अल्फा तथा बीटा सल्फर, अल्फा तथा बीटा सल्फर क्रिस्टलीय अपर रूप है। कैसा अपर रूप है? क्रिस्टलीय अपर रूप है। क्रिस्टलीय अपर रूप है। कैसा अपर रूप है? क्रिस्टलीय अपर रूप है। समझ में आया कि नहीं? किस रूप में रह सकते हैं? तो S8, है ना। कितना? S8 अणु के रूप में होते हैं। S8 अणु के रूप में होते हैं। आ गया समझ में? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत है तो बोलते जाइएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़िए। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं सूत्र में? SO2। क्या बोलते हैं? SO2। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। तब हम SO2 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका प्रयोगशाला विधि यानी कि बनाने की विधि, या इसको हम लोग बोलते हैं विरचन। क्या बोलते हैं इसको? विरचन। तो इसके बारे में पढ़ लीजिए, या जो कहिएगा मैंने हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड बोल लीजिए।
तो हम लोग लिख देते हैं प्रयोगशाला विधि। क्या लिख देते हैं? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि बोले तो प्रयोगशाला में इसका कैसे इस्तेमाल होता है? प्रयोगशाला विधि बोले तो प्रयोगशाला में कैसे इसका इस्तेमाल होता है? तो क्या कीजिएगा आप? तो प्रयोगशाला विधि में आप देखिए क्या करना है। आप ले लीजिए गंधक एस, क्या ले लीजिए? गंधक ले लीजिए और उसका दहन कर दीजिए। दहन बोले तो ऑक्सीजन के साथ उसको रहेगा तभी ना दहन इसका होगा जी, मैंने जला दीजिए। तो एस को ऑक्सीजन के साथ अगर दहन करा दीजिएगा तो बना देगा SO2। क्या बना देगा? SO2। यही तो बनाना है, यही तो हमको निर्माण करना था। SO2 बना कि नहीं बन गया? बहुत सिंपल तरीका है। या आप क्या ले लीजिए, दूसरी बात आप क्या ले लीजिए? तो आप सल्फाइड आयन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? सल्फाइड। सल्फाइड नहीं बोल रहे हैं, सल्फाइड। ट का उच्चारण बताइए। सल्फाइड, सल्फाइड बोले तो SO3 और उसका आयन ले लीजिए। तो 2 आयन सल्फाइड आयन ले लिए और इसको आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो सांद्र सल्फ्यूरिक से आपको निकल जाएगा हाइड्रोजन आयन। सांद्र सल्फ्यूरिक में H2SO4 होता है ना, तो उसमें से हाइड्रोजन आयन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन आयन। उसी हाइड्रोजन आयन को ले लीजिए। तो आपसे पूछेगा कि ये हाइड्रोजन आयन मिला कहां से? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। याद रखिएगा, ये हमको मिला कहां से? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। सांद्र बोले तो अम्ल की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, पानी की मात्रा कम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सांद्र। और जब पानी की मात्रा ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा कम हो, तो उसको बोलते हैं तनु। क्या बोलते हैं? तनु। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये किसका आयन लिए थे? सल्फाइड। तो जैसे ही इसमें से आप हाइड्रोजन आयन ले लीजिएगा, माने H2SO4 से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, तो देखिए 2 भाग में बटेगा। कैसे कैसे 2 भाग में बटेगा? तो ध्यान समझिएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए, यहां है हाइड्रोजन H और यहां है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अगर है, देखिए यहां पे आपको लेना पड़ेगा 2 गो हाइड्रोजन आयन। क्या ठो हाइड्रोजन आयन लेना पड़ेगा? 2 ठो हाइड्रोजन आयन लेना पड़ेगा। 2 ठो हाइड्रोजन आयन लेना पड़ेगा। तो 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 2 और 1 गो ऑक्सीजन होगा तो जल बना देगा। तो क्या बना देगा? H2O। अब यहां बच गया 1 गो S और 2 गो O, तो बन जाएगा SO2। SO2 ये तो हमको बनाना था। क्या बना था इसको? SO2 तो बनाना ही था। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया हमारा प्रयोगशाला विधि। आप ऐसे या ऐसे जो भी बनाना है, लेकिन आपको बड़े स्तर पर बनाना हो, ढेर सारे बनाने हो। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाने हो? ढेर सारे। तब आप कर सकते हैं उसको। ढेर सारे चीजों को बनाने के लिए हम लोग करते हैं औद्योगिक उत्पादन। क्या बोलते हैं उसको? औद्योगिक उत्पादन। तो आप पढ़ लीजिए एक, आई पढ़ लिया क्या वहां? दूसरा। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं तीसरा। तो तीसरा में हम लोग लिखते हैं औद्योगिक उत्पादन। क्या लिख देते हैं? औद्योगिक उत्पादन। यानी कि औद्योगिक उत्पादन इसका कैसे करेंगे? औद्योगिक उत्पादन यानी कि बड़े स्तर पर हम कैसे इसका उत्पादन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप हमको बताइए। देखिए, तो आपको क्या करना होगा? सल्फाइड आपको लेना है पहले। क्या चीज? सल्फाइड अयस्क। और सल्फाइड अयस्क हमको किससे मिलेगा? सल्फाइड अयस्क कहां से मिलेगा? अयस्क हमको लेना होगा। याद है जो बात कर रहे हैं, पढ़ाए होंगे अयस्क के बारे में। तो सल्फाइड अयस्क यानी कि सल्फाइड कहां से हमको प्राप्त होगा? कि कौन सा अयस्क ले लेंगे सल्फाइड का? तो FeS2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? FeS2। याद है कि नहीं याद है? तो आपको ले लेना है FeS2। क्या ले लेना है? बोल भी नहीं करता है। FeS2 हम ले लिए। क्या ले लिए? FeS2 ले लिए। आई सल्फाइड अयस्क इसको बोलते हैं, और इसी से हम लोग सल्फर निकालते हैं। समझे कि नहीं? अब हम लोग क्या कर लेंगे? ये क्या है भैया? सल्फाइड का अयस्क है। इसका अयस्क है सल्फाइड का। क्लियर हो गया? और हम इसका करेंगे, आपको याद है, ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे। और इस क्रिया को जब सल्फर का अयस्क हो और ऑक्सीजन से इसके हवा की उपस्थिति में गर्म की जाएगा, तो इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। याद है? इस क्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन। तो आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, गर्म कीजिएगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भर्जन। क्या कहा जाता है? भर्जन। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि सल्फाइड अयस्क का भर्जन ही होता है। पढ़ाए हैं ना? तो भर्जन होता है। अब क्या बना लेगा? तो ये Fe जो है ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। तो Fe जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो बना देगा Fe2O3। क्या बना देगा? Fe2O3। Fe2O3। यहां था फेरस सल्फाइड।
ये क्या है, फेरस सल्फाइड। यहां हो गया फेरिक ऑक्साइड, क्या हो गया यहाँ पर, फेरिक ऑक्साइड। अब बच गया एस और O2, तो क्या बना देगा, SO2। क्या बना दिया, SO2। अब SO2 यहाँ कितना हो गया, यहाँ तो है देखिए, अब यहाँ पे है Fe 2 गो है, यहाँ Fe कितना है, 4 गो। कितना है, 4 गो। तो आप सीधे से 2 से गुना कर दिए तो हो गया कितना, 4 गो। S2 जो है यहाँ पे S है 8 गो, तो यहाँ S का गो है 2 गो, तो यहाँ 8 से गुना कर दीजिए। ऑक्सीजन है 22 गो, तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 और 6 22 गो हो गया। हो गया, अरे 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 16 6 22 गो हो गया ना। तो ये मेरा बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो हमको निकालना क्या था, SO2। क्या निकालना था, SO2। आगे समझ में, औद्योगिक स्तर पर क्या बनाना था, SO2। यहां तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गया। तो ये था इसका बनाने का प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक उत्पादन विधि। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड का हम पढ़ लेंगे गुण और लक्षण। गुण बोलिए या लक्षण बोलिए। तो अब हम गुण पढ़ लेते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं इसका लक्षण। किसका, SO2 का। किसका, SO2 का। कोई दिक्कत बोलबे नहीं करता है, समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहला इसका क्या है, तो SO2 जो है वो आप याद रखिएगा तीव्र गंध वाली है। कैसी गंध वाली है, तीव्र गंध वाली। लेकिन रंग में बताएंगे तो रंगहीन गैस है, समझे कि नहीं। तो इस बात को समझ लीजिए, SO2 कैसा है, तो SO2 तीव्र गंध वाली, तीव्र गंध वाली कैसी गैस है, रंगहीन, रंगहीन गैस है। कैसी गैस है, रंगहीन गैस है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जल में बहुत अधिक क्या है, घुलनशील है। क्या है ये, जल में बहुत अधिक घुलनशील है। कोई दिक्कत है, जल में बहुत अधिक, जल में बहुत अधिक क्या है, घुलनशील है। क्या है, घुलनशील है। जल में बहुत अत्यधिक क्या है, घुलनशील है। सरलता से द्रवित हो जाता है ये, सरलता से द्रवित हो जाता है, सरलता से द्रवित हो जाता है, सरलता से द्रवित हो जाता है। चौथा, सरलता से क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई बात। अब देखिए, अगर SO2 को हम जल से अभिक्रिया करा दे तो क्या हो जाएगा। तो हम जल से अभिक्रिया देखेंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया देखेंगे, क्लोरीन से अभिक्रिया देखेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया देखेंगे, है ना। नम SO2 का अपचायक गुण भी देख लेंगे। अपचायक का मतलब रिडक्शन कैसे करता है, इसके बारे में समझ लेंगे। इतना चीजों को भी हम लोग गुण में इसका देखेंगे। तो सबसे पहले जल से क्रिया, सबसे पहले देखेंगे क्या चीज, जल से क्रिया। तो कौन जल से क्रिया करेगा, SO2। कौन जल से क्रिया करेगा, SO2। आप हमको बताइए, H2O ले लिए, जल ले लिए, और क्या ले लिए, SO2 ले लिए। अगर इस जल से क्रिया कर लिया तो आप आपको बताइए, H कै गो है, 2 गो, H कै गो है, 2 गो, S कै गो है, 1 गो, O2 कै गो हो गया, 3 गो, H2SO3। क्या बना दिया, H2SO3। तो H से हो गया हाइड्रोजन, H से क्या हो गया, हाइड्रोजन। आपको पता है, I हो गया आपका क्या चीज, सल्फाइड। तो इसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसको सल्फाइड, सल्फाइड नहीं बोल रहे, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड बोल सकते हैं। इसी चीज को हम लोग पढ़ाए हैं आपको, सल्फ्यूरस एसिड पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस अम्ल। एसिड को अम्ल ना बोलते हैं, आगे H लगा हुआ तो ऐसे भी अम्ल हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस अम्ल। तो ये था जल से अभिक्रिया। अब अगला देख लीजिए, अगला हम लोग देख लेते हैं NaOH से क्रिया। किससे देख लेते हैं, NaOH से, NaOH से क्रिया करते हैं। तो NaOH से क्रिया को समझिए, हमको क्या लेना है, SO2 ले लेना है। तो NaOH का 2 गो अणु ले लेते हैं, NaOH। इसको ध्यान से समझिएगा, NaOH इसके भी क्रिया किससे करा दे रहे हैं, SO2 से। तो देखिए ध्यान से, इसका एगो H और इसका OH, ये दोनों आपस में मिल गया तो जल बन गया कि नहीं बन गया। तो जो जल बनेगा उसको साइड में लिख दीजिए, H2O बना दिए, इसको क्या बना दिए, H2O बना दिए। अब यहां बताइए, Na कै गो, Na 2 गो Na, तो Na2 है ना, Na2, S यहाँ 1 तो S1,
ऑक्सीजन देख लीजिए, 2 गो यहाँ, 1 गो यहाँ तक, कितना बना देगा SO3, तो Na2SO3 प्लस H2O, Na2SO3 प्लस H2O। अब बताइए Na से क्या होता है सोडियम, SO3 से क्या होता है सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो इसको क्या पढ़ेंगे सोडियम सल्फाइड। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, यही पढ़ेंगे भी, पढ़ सकते हैं नहीं, यही पढ़ेंगे भी। अब क्या करेंगे, इस Na2SO3 को उठाइए, तो Na2SO3 उठा लिए है ना, इसका जलीय विलयन ले लेंगे यानी कि H2O ले लेंगे, और पुनः SO2 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। पुनः एक बार फिर से SO2 का क्या करवा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे। करवा रहे हैं रिएक्शन। अब देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे समझिए इस मैटर को। जैसे ही आप रिएक्शन कराइएगा तो ये बना देगा क्या चीज, Na भी 2 गो, H भी 2 गो, SO3 देखिए यहाँ पे Na 2 गो, समझ में आ रही है ना बात, H2 2 गो, SO2 तो एक वाला ऑक्सीजन हो जाएगा तो SO3 हो जाएगा, और यहाँ एगो SO3 तो 2 गो SO3 भी हो जाएगा, तो सब 2 गो हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 आगे ही लगा देते हैं। अब क्या क्या निकला इसमें से Na, और क्या निकला H और SO3। तो इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, NaHSO3 लिखा सकता है कि नहीं। Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन क्या बोल सकते हैं सल्फाइड। कोई बोलता है क्या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, नहीं बोल पाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो हमको पता है ना कि अगर H लगा हुआ है तो बाई भी बोल सकते हैं उसको, तो सोडियम बाई सल्फाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, सोडियम बाई सल्फाइड, क्या बोल सकते हैं सोडियम बाई सल्फाइड भी बोल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो हमको बोलिए। तो आप Na से क्रिया करवा लिए। अब देख लेते हैं क्लोरीन से क्रिया, किससे देख लेते हैं, क्लोरीन से क्रिया। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। तो Cl2 से क्रिया देख लीजिए, Cl2 से कौन क्रिया करेगा SO2, कौन करेगा SO2। तो आप SO2 ले लीजिए और क्या ले लीजिएगा Cl2 ले लीजिए। तो SO और Cl2 जब आपस में मिलेगा तो बना देगा SO2Cl2। क्या बना देगा SO2Cl2, बना देगा कि नहीं बना देगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना लेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिएगा, नहीं बोला तो फिर समझाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब आ जाइए 7वां, अब क्या आ जाइएगा 7वां, समझे कि नहीं। ऑक्सीजन द्वारा देख लेंगे हम लोग, ऑक्सीजन ले लेंगे तो ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण बोल देंगे उसको। क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन द्वारा क्या ही हो सकता है, ऑक्सीकरण नहीं ना हो सकता है जी। ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण देख लीजिए SO2 का। अब देख लीजिए यहाँ पे आपने लिया SO2, क्या ले लिया SO2, और क्या ले लिया ऑक्सीजन, क्या ले लिया ऑक्सीजन है। क्या बोलती है, नहीं नहीं कौन बोल रही है इसको, हम ऑक्सीजन बोल रहे थे O2 बोलती है। SO2 ले लेंगे और इसके भी क्रिया किससे करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। किससे करवा देंगे ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ SO2 और यहाँ O2 है तो बना देगा क्या चीज SO3। क्या बना देगा SO3। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ 2 लगा, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, हो गया। अरे हो गया अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, क्या कोई दिक्कत है क्या, हाँ, तो जब भी ऑक्सीजन की प्रक्रिया होगी यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा ऑक्सीजन डायरेक्ट आकर के इसमें जुड़ गया, ऑक्सीजन डायरेक्ट आकर के इसमें क्या हो गया जुड़ गया। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना किसी चीज में क्या कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या इसकी बिना उत्प्रेरक के ऐसा हो गया, नहीं, उत्प्रेरक तो होगा, ऑक्सीजन आया है तो क्या होगा V2O5 वेनाडियम पेंटाऑक्साइड। उत्प्रेरक के रूप में क्या ले लीजिएगा वेनाडियम पेंटाऑक्साइड। वेनाडियम पेंटाऑक्साइड क्या करेगा उत्प्रेरक का काम करेगा। क्या चीज का काम करेगा उत्प्रेरक का काम करेगा, यानी कि SO3 को बनाने में हमारा मदद करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आगे।
इसमें नहीं हटेगा तो हम नीचे अगला में बोर्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अगला पेज ले लेते हैं। कोई दिक्कत? आप लोग दिखाई दे रहा है? तो आप इस तरह से इसको आप लोग नोट्स वगैरह सारा चीज बनाते रहिएगा। अब अगला देख लीजिए गुण इसका। अगला गुण है 8वां। अब 8वां गुण देख लीजिए। 8वां गुण में क्या है? तो नम SO2 का अपचायक गुण पढ़ लेते हैं। नम का मतलब कि उसमें जल होगा। नम SO2 का अपचायक, अपचायक समझ रहे हैं ना? रिडक्शन, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। समझ में आ रही है बात ना? यानी कि विद्युत धनात्मक तत्व जुटेगा, उसके अनुपात में कमी होगी, ऑक्सीजन हटेगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व हटेगा या उसके अनुपात में कमी होगी। समझ में आ रही है ना? तो उसी को क्या कहते हैं? अपचायक गुण। तो नम SO2 का अपचायक गुण देख लीजिए। कौन सा गुण देख लीजिएगा? अपचायक गुण। कोई दिक्कत? अपचायक गुण समझ लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, अपचायक गुण में कैसे देखेंगे? तो देखिए, आपने लिया क्या चीज? आयरन। आयरन ले लिए हैं तीसरा, यानी कि 3 आयन वाला, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं फेरिक लवण। क्या बोलते हैं? फेरिक लवण। दूर रहेगा तो फेरस हो जाएगा, वो फेरस लवण हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझिए, आपने लिया Fe का 3 आयन, तो इसको आयरन 3 भी कह सकते हैं, और आयरन 3 अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं? फेरिक लवण। हम किसका लवण ले लिए हैं? फेरिक का। किसका ले लिए हैं? फेरिक का। और हमको नम SO2 डालना है इसमें, तो SO2 भी होना चाहिए, और नम है तो H2O भी होना चाहिए। नम है तो क्या होना चाहिए? H2O भी होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब इसका हम अपचयन कर रहे हैं। अपचयन, रिडक्शन कर रहे हैं। अपचयन कर लेंगे तो अगर विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में कमी हो जाएगी तब चयन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यानी कि क्या हो जाएगा? यहां पर आप देखिएगा, यहां पे अब आयरन जो 3 था, यहां पर अब आ जाएगा Fe 2 आयन ले लेगा। कितना आयन ले लेगा? 2 आयन। कितना आयन ले लेगा? 2 आयन। समझ में आ रही है बात? Fe के पास कितना आयन हो जाएगा? 2 गो। इसको आयरन 2 कहिए या इसी को क्या कहिए? फेरस लवण कहिए। क्या कहिए? फेरस लवण कहिए। क्या कहिएगा? फेरस लवण कहिएगा। और यहां पर जो SO2 है, SO2 जो है SO4 में आयन बना लेगा। क्या बना लेगा? SO4 में आयन बना लेगा। समझ में आ रही है बात ना? और यहां पे हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आयन। आप समझ में आ रही है बात? तो हाइड्रोजन आयन बना लिया। तो फेरस, फेरिक से हो गया क्या चीज? फेरस। क्या हो गया? फेरस। समझे कि नहीं? तो यहां पर आप देखिएगा +3 से +2 हो गया था। अब चयन की क्रिया हुई कि नहीं हुई? यहां पे अब चयन क्रिया हुई कि नहीं हुई? आगे देख लीजिए। अब अगला देख लीजिए। क्या देख लीजिएगा? अब हम लोग देख लेते हैं कि पूछा हुआ क्वेश्चन या पूछेगा भी, इसलिए स्टार भी चिन्ह दे देते हैं। आप ले लीजिए, आप ले लीजिए SO2। क्या ले लीजिएगा? SO2। अब आपको लेना है रंगीन पोटेशियम परमैंगनेट। क्या लेना है? रंगीन पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं MnO4। क्या बोलते हैं? MnO4। कोई दिक्कत? ले लिए। और SO2 कैसा होना चाहिए? नम। नम बोले तो जल, नम बोले तो जल। ले लिए। अब देखिए यहां पे क्या हो गया? अब यहां पे सल्फेट आयन बना दिया। ऐसे कैसे बना दिया? SO4 2 माइनस हो गया तो सल्फेट आयन बन गया कि नहीं बन गया? यहां पर 4H हाइड्रोजन आयन बना लिया। क्या बना लिया? हाइड्रोजन आयन बना लिया। और आप यहां पे देखेंगे कि ये जो मैग्नीज है ये भी 2 गो प्लस यानी कि 2 आयन का निर्माण कर लिया। और यहां पर जो मैग्नीज हो गया वह रंगहीन हो गया। क्यों रंगहीन हो गया? चूंकि यहां पे रंगीन था। हमने क्या लिया था? रंगीन, है ना? क्या लिया था? रंगीन, है ना? पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, उसी से MnO4 निकाले हैं। समझे कि नहीं? उसी से निकाले हैं। रंगीन पोटेशियम परमैंगनेट लिए थे और उसी में से क्या निकाल लिए थे हम लोग? MnO4। क्या निकाल लिए थे? MnO4। तो देखिए यहां पे इसका संयोजकता हो जाएगा +7 करके देख लीजिएगा। समझ में आ रही है बात ना? और यहां पे संयोजकता कितना है? +2। संयोजकता बढ़ा कि घटा? घट गया। अब चयन की क्रिया हुई कि नहीं हुई? अब चयन की क्रिया हुई कि नहीं हुई? जोर से बोलिए। आइए, है कैसा?
ये है कैसा, तो इसको आपको लेना है कैसे में, रंगीन पोटेशियम परमैंगनेट किस में होगा, अम्लीय लवण होगा, अम्लीय सॉल्यूशन में होगा, किसमें होगा, अम्लीय सॉल्यूशन में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? तो अपचयन की भी क्रिया में कोई कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। अब अगर इसकी संरचना की बात कर लेंगे, बनावट यानी कि संरचना की बात कर लेंगे, SO2 की संरचना, तो ये भी अनुनादी संरचना बना, कभी ये कभी वो, कभी ऐसे चाहे कभी वो ऐसे। जैसे SO2 है तो A से एगो रहेगा, या तो वो ऐसे होगा और नहीं तो ऐसे होगा, और ऐसे अगर नहीं होगा तो फिर ऐसे होगा, इधर सिंगल बॉन्ड होगा इधर डबल बॉन्ड होगा, ये बनाते रहता, कभी ऐसा आपको नजर आते रहेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुनादी संरचना। जब डबल बॉन्ड के साथ वो आएगा तो कई इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा तो कितना, 6, इसके ऊपर 2 ठो ऐसा लिख देंगे। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे भी देख लीजिए, दो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6। पढ़ाए हैं कि नहीं, सब पढ़ाए हैं, पीछे वाला अगर याद है तभी सब समझ में आएगा बहुत बढ़िया से। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड की जो लंबाई होगी वह कितना होगा, याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपको 143 पिकोमीटर। कितना हो जाएगा, 143 पिकोमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आते हैं आपको, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब इसका उपयोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, उपयोग। इसी में देखते हैं उपयोग, थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। उपयोग क्या पढ़ लेंगे, उपयोग। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का उपयोग कहां कहां करते हैं, तो देखिए इसका उपयोग किया जाता है, शर्करा ले लीजिए, समझिए रहे, शर्करा या पेट्रोलियम है उसके शोधन में, उसे क्या करने में, शोधन में। तो शर्करा व पेट्रोलियम के शोधन में, किस चीज में, शोधन में, पहली बात। दूसरी बात देख लीजिए, दूसरा उपयोग देख लीजिए। ऊन है या रेशम का कपड़ा है और उसके रंग को उड़ा देना है, तो उसका विरंजन में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ऊन व रेशम, ऊन व रेशम के विरंजन में, के विरंजन में। समझ में आ रही है बात? तीसरा उपयोग कहां करेंगे, तो तीसरा हम लोग करते हैं प्रतिक्लोर, माने क्लोरीन, जो हम लोग क्लोरीन आयन का उपयोग करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं ना जल को शुद्ध करने में, कीटाणु को मारने में। तब उसको क्या बोलेंगे, प्रतिक्लोर। या जो संक्रामक है उसको हटाने में, तो विसंक्रामक में, किसमें, विसंक्रामक में। और कहां उपयोग करते हैं, तो इसका परिरक्षक के रूप में, किसमें, परिरक्षक। और किसी चीज को सड़ने गलने से बचाना है, अधिक दिनों तक रखना है, तो उसी को परिरक्षक कहते हैं। तो परिरक्षक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका, SO2 का। किसका इस्तेमाल होता है, SO2 का। और आप जानते ही हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है तो SO2 की जरूरत पड़ेगी, यानी कि H2SO4। और क्या चीज, H2SO4 देख लीजिए, या अभी तुरंत बनाए हैं NaHSO3, बनाए हैं कि नहीं, NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, ये बनाए हैं ना, तो NaHSO3 इत्यादि के उत्पादन में, ETC के उत्पादन में। समझ में आ गई बात है? इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई दिक्कत है? अब हम लोग जरा सा लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, सल्फर के ऑक्सी अम्ल। क्या पढ़ लेते हैं, सल्फर के ऑक्सी अम्ल। यहां तक में किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देख लेते हैं सल्फर के ऑक्सी अम्ल। सल्फर के ऑक्सी अम्ल एक करके देख लेते हैं हम लोग। सल्फर का ऑक्सी अम्ल देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल, समझे कि नहीं? इसका सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरस अम्ल का? सल्फ्यूरिक नहीं बोल रहे हैं, सल्फ्यूरस बोल रहे हैं। तो H2SO3 क्या होता है इसका सूत्र, H2SO3। अब इसकी संरचना देख लीजिए H2SO3 का। एस कै गो है, एक गो। एस कै गो है, एक गो, समझे कि नहीं? अब हाइड्रोजन कै गो है, दो गो। हाइड्रोजन कै गो है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कै गो है, तीन गो। ऑक्सीजन कितना है, तीन गो है ना, ऑक्सीजन तीन गो। एक ऑक्सीजन
और एक ऑक्सीजन हो गया। तो ये इसका संरचना भी हो गया, ये इसका क्या हो गया, संरचना भी हो गया। समझ में आई बात है? अगर लिखने के लिए आएगा तो लिख दीजिएगा। दूसरा सल्फ्यूरस, अब लिख दीजिए सल्फ्यूरिक। अब क्या लिखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या होता है, H2SO4। एस का गो है एक, एस कितना है एक, एच का गो है, एच का गो है, और ऑक्सीजन का गो है 1 2 3 और 1, कोई दिक्कत, 4 गो हो गया। तो ये इसकी संरचना हो गई, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। क्लियर? अब इसको थोड़ा साइड कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं ना, दिखाई दे रहा है सबको? चलिए बढ़िया। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देखें तो तीसरा है आपका क्या चीज है ना, तीसरा का जो नाम है याद रखिएगा, इसका नाम है पेरोक्सीसाइड अधिक, पेरोक्सीसाइड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। क्या लिखेंगे, पेरोक्सीसाइड सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आई बात? पेरोक्सीसाइड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सूत्र क्या होता है बताइए जरा सा। तो इसका सूत्र होता है H2S2O8। H2S2O8। क्लियर हो गया? सल्फर क्या होना चाहिए, सल्फर कितना, कोई दिक्कत, सल्फर कितना 2। अब ऑक्सीजन कितना है, अच्छा हमको बताइए हाइड्रोजन कितना है 2, एक हाइड्रोजन 2 हो गया कि नहीं हुआ। अब हमको ऑक्सीजन कितना चाहिए 8, ऑक्सीजन कितना चाहिए 8, 1 हो गया, 1 2 हो गया, 3 कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7, ओह कितना लिखे, क्या हो गया 6 गो 7 8 हो गया, हो गया संरचना इसके 8 गो हो गया। चौथा, अब क्या वहां देख लीजिएगा, चौथा यही लास्ट है कि नहीं, लास्ट है। तो इसको क्या लिखेंगे, पायरिक सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, पायरिसल्फ्यूरिक एसिड, पायरिसल्फ्यूरिक एसिड। इसके सूत्र में थोड़ा सा का अंतर है, समझे ना। इसी को बोलाता है ओलियम भी बोलते हैं, अगर ओलियम भी बोलेगा तो आप आइएगा नहीं। एक अंतर है क्या चीज, H2S2O7, H2S2O7, बस सेम संरचना, खाली ये को यहाँ ऑक्सीजन रहेगा, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, याद रखिएगा। समझेगी नहीं, समझ में आ रही बात ना, डबल बॉन्ड नहीं रखना है इसको, देखिए ध्यान से, एस डबल बॉन्ड एकदम सेम देख रहे हैं कि नहीं, बस यहाँ एक ओ यहाँ एस डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ OH हो गया कि नहीं हो गया। तमाम चीजें आप लोगों ने पढ़ा बढ़िया से। तो ये था सल्फर के ऑक्सी अम्ल। समाप्त करें, कल पढ़ाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, पूरा अलग चैप्टर 1 घंटा का अकेले पढ़ाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। अब तब हम अगला में पहुंच जाएंगे वर्ग 17 में, इसमें पहुंच जाएंगे वर्ग 17 में, हैलाइड ग्रुप में पहुंच जाएंगे, फ्लोराइड क्लोराइड आयोडाइड ये सब जो है ना, ब्रोमाइड इस सब में पहुंचेंगे। कल पढ़ाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। कल क्या पढ़ा देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। मजा आया, कैसा लगा पढ़ाई, बोलिए मजा आ गया। तो अपनी बात को यहीं पे समाप्त कर दें। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग बढ़िया से इसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, है कि नहीं। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठगने वालों से बच के रहिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, है कि नहीं, मजेदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद, दिल से बधाई। जय हिंद, जय भारत।